नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4.2 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। मेरे साथ हैं आकांक्षा, अंजनी और धीरेन्द्र। चलिए शुरुआत करते हैं। काशी में आज से वॉलीबॉल खेल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वॉलीबॉल खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। जब पीएम मोदी वर्चुअल रूप से वॉलीबॉल खेल महाकुंभ के उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़े तो पूरा स्टेडियम हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। इस दौरान पीएम मोदी ने नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के जय घोष के साथ स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों, उनके कोच और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। आज काशी के सांसद के नाते मैं सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने यह बात कहते हुए कहा कि बहुत ही खुश हूं इससे। आज से काशी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत के बाद इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपकी मेहनत का परिणाम आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर देखने को मिलेगा। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वॉलीबॉल का खेल हमें टीम फर्स्ट का संदेश देता है। सभी प्लेयर्स अपनी टीम के लिए खेलते हैं और ये हमें खेल भावना सिखाता है। कोई भी जीत हमारे अकेले की जीत नहीं होती है, टीम की जीत से ही सभी जीतते हैं और ऐसे हमारे देश में इंडिया फर्स्ट की भावना है। पीएम मोदी ने कहा कि ये खेल प्रेमियों का शहर है, जहां कुश्ती, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी जैसे तमाम खेल प्रसिद्ध हैं। बनारस के कई खेलों के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी उन्होंने जन्म दिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुए हैं। काशी हजारों वर्षों से उन सभी का सत्कार कर रही है जो ज्ञान और कला की साधना के लिए यहाँ आते हैं। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं और काशी तो हजारों वर्षों से उन सब का सत्कार करती आई है। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी के विजन का परिणाम है। पीएम जी के प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, उसी का परिणाम है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं और मेडल भी हासिल कर रहे हैं। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। तो हर भारतवासी ने पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति
वादा किया। 1984 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। 4 से 11 जनवरी तक चलने वाले इस बड़े आयोजन में देश के 31 राज्यों के करीब 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 28 महिला टीमें और 30 पुरुष टीमें शामिल हैं, जो खिताब के लिए आपस में मुकाबला करेंगी। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11.5 वर्षों के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। देश में हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही है, और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। जी राम जी, कानून को लेकर बीजेपी ने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी है। इसे लेकर शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कानून को लेकर 2 दौर की अहम बैठक की। इन बैठकों में मुख्यमंत्री, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, सांसद, विधायक, विधान परिषद के मेंबर्स और वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत देश भर से 1100 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि पार्टी इस कानून को सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी कानून पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कानून के प्रावधान और इसमें किए गए बदलावों के बारे में प्रमुख फायदों को विस्तार से समझाया। शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि यह कानून श्रमिकों के हित में है और जिससे जवाबदेही की व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इस कानून का संदेश जमीनी लेवल पर साफ और प्रभावी तरीके से पहुंचाएं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी जी राम जी कानून को श्रमिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम बताया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि इस अभियान की विस्तृत कार्य योजना 1-2 दिन में तैयार कर सभी के साथ साझा की जाएगी। साथ ही ये भी तय हुआ कि प्रदेश स्तर पर इसी तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि कार्यकर्ताओं को तथ्यों के साथ जनता के बीच भेजा जा सके और विपक्ष के नैरेटिव का मजबूती से जवाब दिया जा सके। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ग्रामीण इलाके पर विशेष फोकस करते हुए बूथ स्तर से जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी कार्यकर्ता जनता को मौजूदा मनरेगा कानून की कमियां और जी राम जी कानून की जरूरत समझाएंगे। साथ ही बताएंगे कि नया कानून रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाता है और निगरानी व्यवस्था को कैसे मजबूत करता है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, नुक्कड़ सभाएं और घर घर संपर्क जैसे कार्यक्रमों का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। वहीं कानून की प्रचार और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है। और मैं देखिए, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आगामी बीएमसी चुनाव के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया। गठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने के लिए करीब 20 साल बाद राज ठाकरे दादर स्थित शिवसेना यूबीटी मुख्यालय शिवसेना भवन पहुंचे थे। यहां हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने मौजूदा राजनीतिक हालात, लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पर तीखे हमले किए। राज ठाकरे ने शिवसेना भवन से जुड़ी पुरानी यादों को भी साझा किया और कहा कि 20 साल बाद यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस जगह से उनकी गहरी भावनात्मक स्मृतियां जुड़ी हुई है। उन्होंने 1977 का जिक्र करते हुए बताया कि शिवसेना भवन बनने के समय किस तरीके का विरोध और संघर्ष का दौर था। राज ठाकरे ने मौजूदा सत्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती और महाराष्ट्र को यूपी बिहार बनाने की कोशिश राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक है। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी मन से गठबंधन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पूरे महाराष्ट्र को दोनों दलों का एक साथ आना
काफी ज्यादा पूरे महाराष्ट्र के लिए अच्छा है। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया, कहा कि पहले वोट चोरी हुए और अब उम्मीदवार चोरी किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह आरोप लगाते हुए, और ये भी कहते हैं कि निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार जो तमाम इलाके हैं वहां पर दोबारा चुनाव कराने की मांग भी उन्होंने की है। मुंबई के मेयर को लेकर जारी बहस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और बीजेपी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए उसने किसे डिप्टी मेयर बनाया था। वहीं मुंबई कोस्टल रोड परियोजना को लेकर चल रहे क्रेडिट वॉर पर भी उद्धव ने तंज कसा। कुल मिलाकर शिवसेना, यूबीटी और मनसे का यह गठबंधन बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत देता दिखाई दे रहा है। और वहीं देखिए, उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। राजधानी और आसपास के इलाकों में सुबह से ही घने कोहरे की मोटी चादर छाई रही। सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम नजर आई। यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। शीतलहर ने जनजीवन मुश्किल बना दिया है। वहीं राजधानी दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 300 के पार पहुंच गया है। हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। अलीपुर, आनंद विहार, अशोक विहार, चांदनी चौक, रोहिणी, जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में एक्यूआई 300 के ऊपर दर्ज हुआ और जिससे सांस संबंधी दिक्कतों का भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हालात फिलहाल सुधरने वाले नहीं है। आज से 7 जनवरी के बीच दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चलने की संभावना है और घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी ठंड और तेज होने के आसार है। कोहरे के चलते हवाई और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई उड़ानें देरी से चल रही हैं और ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। उधर बर्फबारी इलाकों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि हिमाचल प्रदेश के मनाली, रोहतांग और लाहौल स्पीति में भी बर्फ गिरी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत में ठंड, कोहरा और शीतलहर का असर बना रहेगा, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है।